अगर मैं कहूं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो समुद्र के अंदर बिछी हुई किसी एक तार से होते हुए आप तक पहुंच रही है, तो हो सकता है आप विश्वास ना करें, लेकिन यह सच है। आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट, इंटरनेट और www में क्या अंतर होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, ISP क्या होता है, हम इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, सर्च इंजन, सर्वर, क्लाइंट, URL, नेटवर्क क्या होता है आपको पता नहीं है तो घबराएं नहीं, हम बताएंगे कि इन सब चीजों का क्या मतलब होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अभी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ADCA सर्टिफिकेट के साथ साथ ई-नोट्स और वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 1199 रुपया में। अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो आपको 20 दिन के अंदर आपके दिए हुए पते पर आपको सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी मिल जाएगा। तो देर न करिए, अभी रजिस्टर करिए, क्योंकि यह ऑफर सीमित समय के लिए है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम। इंटरनेट हमारा ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम है जो दुनिया भर के सैकड़ों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं छोटे छोटे नेटवर्क के माध्यम से। वह सभी कंप्यूटर नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा कि कंप्यूटर अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है TCP/IP। TCP/IP के माध्यम से जो एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह दोनों प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने का काम होता है। दूसरा कि हम इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है उसे हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। TCP मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का काम होता है कि यह मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक करता है जिन्हें इंटरनेट में ट्रांसमिट किया जा सकता है, और फिर बाद में इन्हें रीअसेंबल भी किया जाता है उन्हीं छोटे छोटे पैकेट को जो ओरिजिनल मैसेज में उनको मिलते हैं जो इस मैसेज को रिसीव करते हैं इंटरनेट के द्वारा। अगला IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का काम होता है कि यह हैंडल करता है प्रत्येक पार्ट के एड्रेस पार्ट को। हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है जिससे कि डेटा को सही एड्रेस तक भेजा जा सके। प्रत्येक गेटवे नेटवर्क इस एड्रेस को चेक करता है कि यह देखने के लिए कि मैसेज को फॉरवर्ड किया जा रहा है कि नहीं। अगला टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इतिहास क्या है, इसे किसने बनाया और इसका मालिक कौन है, हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो 1960 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने
एक 4 कंप्यूटर का नेटवर्क तैयार किया जो अपने बीच डेटा एक्सचेंज करते थे और उस नेटवर्क का नाम रखा ARPANET। ARPANET जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1960 में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 4 कंप्यूटर का एक नेटवर्क तैयार किया जो अपने डेटा को एक दूसरे से ट्रांसफर करते थे और उस नेटवर्क का नाम दिया ARPANET। इंडिया में पहली बार 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट प्रोवाइड किया गया जो BSNL ने प्रोवाइड किया। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने प्रोवाइड किया। इंडिया में पहली बार इंटरनेट प्रोवाइड करने का श्रेय BSNL कंपनी को जाता है। बाद में प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने जैसे एयरटेल, रिलायंस ने आगे चलकर इसी इंटरनेट को आगे प्रोवाइड करने का काम किया। लेकिन पहली बार 15 अगस्त 1995 को पहली IS कंपनी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो थी वो थी हमारी BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला, अब आप जान गए कि 1960 में 1960 में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने पहला नेटवर्क तैयार किया जिसका नाम रखा गया ARPANET। अब यूएस डिपार्टमेंट ने नेटवर्क तैयार कर दिया। अब उसने सोचा कि हमने तो तैयार कर दिया लेकिन इस इंटरनेट को नेटवर्क को आगे बढ़ाया जाए, पब्लिक के बीच में ट्रांसफर किया जाए। अब उसने क्या किया, 1985 में इसी नेटवर्क को यूएस के NSF को ट्रांसफर कर दिया। NSF मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया। अब उसने कहा हमने तो बना दिया, अब आप क्या करिए, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने का काम करिए। तो NSF ने कहा कि ठीक है, आपने हमें दिया ARPANET, अब हम क्या करेंगे, इस नेटवर्क का नाम चेंज कर देंगे और इसका नाम रखेंगे NSFNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। यहां तक क्लियर हो गया आपका। 1960 में यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ARPANET तैयार किया और उसी ARPANET को आगे 1985 में उसका नाम चेंज कर NSFNet रख दिया गया। अब हम जानते हैं कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। विंटन सर्फ को, मतलब उनका पूरा नाम विंटन गे सर्फ, जिन्हें हम फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इन्हें हम कोड डिजाइनर TCP/IP प्रोटोकॉल का भी कहते हैं। तो विंटन सर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर होने के साथ साथ कोड डिजाइनर भी हैं IP TCP प्रोटोकॉल के। अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तब से अब तक इंटरनेट के साथ एक शब्द हमेशा बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वह है www वर्ल्ड वाइड वेब। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हर वेबसाइट के सामने www क्यों लिखा जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको W3 या वेब भी बोला जाता है, यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्स
को URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। इन वेब डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। www एक प्राइमरी टूल है जिसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। वेब डॉक्यूमेंट को HTML के जरिए लिखा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। आगे हम जानते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में अंतर क्या होता है। इंटरनेट, जिसे 1960 में स्टार्ट किया गया था, और www वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, इन्वेंट किया था। इंटरनेट हमारा सर्वर, राउटर, सैटेलाइट टावर हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन www वर्ल्ड वाइड वेब प्रोग्राम, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, वेब पेज, टेक्स्ट, इमेज का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए TCP, IP एड्रेस का इस्तेमाल करता है, और वर्ल्ड वाइड वेब HTTP का इस्तेमाल करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के बिना चल सकता है, लेकिन www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता है। आगे हम जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आपके सामने दो फोटो दिखाई दे रहे हैं। पहला फाइबर केबल, जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर केबल या सबमरीन केबल के नाम से जानते हैं। दूसरा, कुछ लोग इसे बिछा रहे हैं। सबमरीन केबल समुद्र के नीचे बिछा हुआ रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यह केबल कहां-कहां बिछा हुआ है समुद्र के नीचे, तो आप एक वेबसाइट www.submarinecablemap.com से देख सकते हैं कि यह ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबमरीन केबल किस किस देश में कहां-कहां बिछाया गया है। आपके सामने एक मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बहुत सारे सबमरीन केबल दिखाई दे रहे होंगे कि किस देश को किस तरह कनेक्ट किया गया है और कौन सा तार कहां से कहां जा रहा है। तो आप इसे www.submarinecablemap.com से देख सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का फीचर्स क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल या सबमरीन केबल कह लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इसलिए करती है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल अपने डेटा को लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। तीसरा पॉइंट कि अगर ऑप्टिकल केबल अपने डेटा को ट्रांसफर करता है तो उसका स्पीड कितना होगा। तो अगर अप टू 2 किलोमीटर है तब आपका डेटा स्पीड 100 मेगाबाइट पर सेकेंड होगा,
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका स्पीड कम होते चला जाएगा। आगे हम जानते हैं कि आईएसपी क्या होता है और आईएसपी के कितने लेवल होते हैं। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट समुद्र से लेके हमारे तक कैसे पहुंचता है और ये किन किन कंपनी द्वारा हमारे पास पहुंचाया जाता है, इनके कितने लेवल होते हैं, ये हम जानते हैं। अब तो आप जानेंगे कि समुद्र के अंदर तार बिछाया जाता है, लेकिन अगर आपको नेट चलाना हो तो आप समुद्र में जाकर नेट तो थोड़ी चलाएंगे। तो समुद्र से आप तक नेट कैसे पहुंचता है, यह जिम्मेदारी होता है आईएसपी कंपनी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का। आईएसपी 3 लेवल में डिवाइड होता है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 कंपनी कंट्री से कंट्री कनेक्ट होती है और टीयर 1 कंपनी जो होती है वही सबमरीन केबल को बिछाती है समुद्र के अंदर। तो टीयर 1 कंट्री टू कंट्री लिंक रहता है। टीयर 2 कंपनी क्या करती है, कंट्री से स्टेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। और कौन कौन कंपनी कहां का सर्विस प्रोवाइड करती है, नाम लिखा हुआ है। टीयर 2 में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, ये कंट्री से स्टेट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। टीयर 3 में वह कंपनियां आती हैं जो स्टेट से सिटी और सिटी से आपके घर के डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है। तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। टीयर 1 कंपनी जो कंट्री से कंट्री कनेक्ट रहती हैं। टीयर 2 कंपनी वह होती हैं जो कंट्री से स्टेट तक नेट प्रोवाइड करती हैं। टीयर 3 कंपनी वह कंपनी होती हैं जो स्टेट से सिटी, सिटी से आपके घर के डिवाइस तक इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अब हम जानते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड में पहली बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम किसने किया था। तो 14 अगस्त 1995 में पहली बार बीएसएनएल ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया था, जो हमने पहले ही आपको बता दिया। वर्ल्ड में पहली बार टेलनेट ने, जो कि पहला कमर्शियल वर्जन है अर्पानेट का, जिसको 1974 में लाया गया था। अर्पानेट हमने पहले बता दिया कि अर्पानेट नेटवर्क है जिसे यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1960 में बनाया था, जिसे आगे चलकर नाम चेंज किया गया एनएसएफ नेट। तो इंडिया में पहली बार 14 अगस्त 1995 में बीएसएनएल ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया और वर्ल्ड में टेलनेट ने 1974 में इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम किया। अगला हमारा है इंटरनेट कनेक्शन टाइप। इंटरनेट को हम कितने तरह से, कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत से प्रकार हैं, जिससे कि आप एक पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यह सभी कनेक्शन अलग अलग हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं और प्रत्येक की एक अलग ही रेंज कनेक्शन स्पीड होती है। आपके सामने 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहले में जो तार के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं वह लिखा गया है। दूसरा जो वायरलेस बिना तार के कनेक्ट होते हैं कनेक्शन,
उसको दर्शाया गया है। तो सबसे पहला जो तार से कनेक्ट होते हैं वह कनेक्शन टाइप है डायल-अप कनेक्शन। डायल-अप internet service is a service that allow connectivity to the internet through a standard telephone line. Dial-up कनेक्शन सबसे बेसिक फॉर्म है इंटरनेट कनेक्शन का। इसमें एक टेलीफोन लाइन होता है जो कि मल्टीपल यूजर से कनेक्ट होता है, जो कि एक पीसी के साथ जुड़ा होता है, जिसमें इंटरनेट का एक्सेस होता है। डायल-अप एक्सेस बहुत ही सस्ता कनेक्शन टाइप है, लेकिन यह उतना ही स्लो वर्क करता है। एक मॉडेम इंटरनल या एक्सटर्नल कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। एक बार कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करने के लिए फोन के द्वारा नंबर को डायल किया जाता है। इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है मॉडेम के द्वारा और फिर उसे भेजा जाता है एक लैंडलाइन सर्विस में एक पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा। अगला कनेक्शन टाइप है हमारा DSL। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन टाइप है जो हमेशा ऑन होता है। यह दो लाइन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि आपका फोन हमेशा फ्री होता है जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है। DSL एक वायर कनेक्शन टाइप है जो कि अपने डेटा को ट्रांसमिट करता है ट्रेडिशनल कॉपर टेलीफोन लाइन के माध्यम से, जो कि पहले से इंस्टॉल होता है आपके घर या बिजनेस में। इसमें आपको किसी भी नंबर को डायल करने की जरूरत नहीं है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम से। DSL इस्तेमाल करता है एक राउटर का डाटा जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इसकी कनेक्शन स्पीड की रेंज निर्भर करती है सर्विस के ऊपर, जो कि करीब 128K से लेकर 8 Mbps के बीच होती है। DSL सर्विस की स्पीड निर्भर करती है कि आपका घर या ऑफिस जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कितना दूर है आपके पास वाले टेलीफोन कंपनी से। DSL सर्विस बहुत लिमिटेड सर्विस है, यह बहुत सारे एरिया में मिलता भी नहीं है। अगला कनेक्शन टाइप है हमारा केबल। केबल प्रदान करता है इंटरनेट कनेक्शन एक केबल मॉडेम के माध्यम से, और यह ऑपरेट होता है केबल टीवी लाइन के माध्यम से। केबल कनेक्शन में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का अलग अलग ट्रांसमिशन स्पीड होता है, क्योंकि कोएक्सियल केबल ज्यादा बैंडविड्थ प्रदान करता है एक डायल-अप या DSL टेलीफोन लाइन के तुलना में। इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा इंटरनेट फास्ट एक्सेस करने को मिलता है। केबल कनेक्शन का स्पीड रेंज होता है 512K से लेके 20 Mbps के बीच। अगला कनेक्शन टाइप है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। यह सबसे आधुनिक कनेक्शन टाइप है आपका। फाइबर कनेक्शन में फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल डायरेक्टली आपके घर या ऑफिस तक जाता है और आपको एक से ज्यादा कनेक्शन प्रदान करता है हाइब्रिड कॉपर और फाइबर सिस्टम के तुलना में। यह ब्रॉडबैंड स्पीड अप टू
1 Gbps तक सपोर्ट करने में सक्षम है। इतना स्पीड की यह एक HD टीवी प्रोग्राम को 5 सेकेंड में ही प्ले करने में सक्षम है। फाइबर ऑप्टिक कन्वर्ट करता है अपने डेटा को लाइट में और उसी लाइट को सेंड करता है ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर के माध्यम से, जिसकी डायमीटर एक इंसानी बाल के जितनी होती है। फाइबर डेटा को ट्रांसमिट करती है बहुत ही हाई स्पीड में, जो कि करंट DSL या केबल मॉडेम स्पीड से बहुत ज्यादा होता है। यह 10 से लेके 100 Mbps की स्पीड में करता है। यह बहुत ही महंगा कनेक्शन टाइप है और इस FTTP कनेक्शन को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता है। अगला है हमारा वायरलेस ब्रॉडबैंड और इसके अंदर पहला कनेक्शन टाइप है हमारा वाईफाई। वाईफाई जैसे कि नाम से मालूम पड़ता है कि इसमें टेलीफोन लाइन या केबल का इस्तेमाल नहीं होता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। वायरलेस कनेक्शन भी हमेशा ऑन रहता है और इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वायरलेस नेटवर्क की कवरेज एरिया धीरे धीरे बढ़ रही है, वही इसकी स्पीड की रेंज 5 Mbps से लेके 20 Mbps तक होती है। यह कनेक्शन टाइप हमें अलाउ करता है कि हम बिना तार के ही अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप मोबाइल को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और हम अपने वाईफाई में पासवर्ड को भी इनेबल कर सकते हैं। अगला कनेक्शन टाइप है हमारा वायरलेस ब्रॉडबैंड सैटेलाइट। इस कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए एक सैटेलाइट डिश और अन्य सहायक हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सैटेलाइट जो कि हमारे धरती के चारों तरफ घूमती है और हमें जरूरत के टेलीफोन और टेलीविजन सर्विस लिंक प्रदान करती है। ऐसे ही सैटेलाइट भी हमें ब्रॉडबैंड के लिए लिंक प्रदान करती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी एक प्रकार का वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है और इसका इस्तेमाल रिमोट और कम पॉपुलेटेड एरिया में इंटरनेट प्रदान करने के लिए होता है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड बहुत से फैक्टर के ऊपर निर्भर करती है। इसमें प्रोवाइडर और सर्विस पैकेज परचेज, कंज्यूमर की लाइन ऑफ साइट उस ऑर्बिट सैटेलाइट के साथ और वेदर इत्यादि शामिल है। एक यूजर डाउनलोड की स्पीड करीब 500 kbps तक और अपलोड की स्पीड करीब 80 kbps तक प्राप्त कर सकता है। यह स्पीड DSL और केबल मॉडेम की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन वहीं यह 10 गुना फास्ट होता है डायल अप इंटरनेट एक्सेस के डाउनलोड स्पीड की तुलना में। अगला टॉपिक है हमारा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, जिसके जरिए हम वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आमतौर पर ब्राउजर को वेबसाइट और वेब पेज को इंटरनेट में एक्सेस करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। वेब ब्राउजर के बिना वर्ल्ड वाइड वेब कभी भी चल ही नहीं सकता। वेब ब्राउजर HTML डॉक्यूमेंट को
ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, जिसके जरिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। पहली बार 1990 में पहला ब्राउजर बनाया गया था और वह ब्राउजर टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। आपके सामने कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर के नाम लिखे हुए हैं। पहला ब्राउजर जिसका नाम है गूगल क्रोम, जिसे गूगल के द्वारा बनाया गया है। गूगल क्रोम को पहली बार 2 सितंबर 2008 को पब्लिश किया गया था गूगल के द्वारा। अगला ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है मोजिला फाउंडेशन, जिसे 31 मार्च 1998 को पहली बार पब्लिश किया गया था। अगला ब्राउजर है ओपेरा, बनाने वाली कंपनी का नाम ओपेरा सॉफ्टवेयर AS, जिसे 10 अप्रैल 1995 में पहली बार बनाया गया था, लेकिन पब्लिक के बीच में पहली बार 1996 में इसको रिलीज किया गया था। अगला ब्राउजर है सफारी, जिसे बनाने वाली कंपनी एप्पल है और इसे पहली बार 7 जनवरी 2003 को पब्लिश किया गया। अगला इंटरनेट एक्सप्लोरर, बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट, जिसे पहली बार 16 अगस्त 1995 में रिलीज किया गया था। अगला भी ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, जिसका नाम है एज। ये सबसे लेटेस्ट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसको पहली बार 15 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। विंडोज 10 से पहले जितने भी वर्जन थे उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, लेकिन विंडोज 10 के साथ अब एज ब्राउजर मिलता है। एक वेब पेज एक वेबसाइट के द्वारा दी गई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है जो वेब ब्राउजर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक पेज है जिसको बनाने के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। यह वेबसाइट का एक छोटा सा हिस्सा है। आप यह भी बोल सकते हैं कि वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होता है। इन वेब पेज को एक्सेस करने के लिए URL एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बार टिम बर्नर्स-ली ने 6 अगस्त 1991 को पहला वेब पेज तैयार किया था। अगर आप HTML के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे HTML का वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको HTML वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और HTML के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। इससे पहले हमने वेब पेज के बारे में आपको बताया था। बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि एक वेबसाइट या साइट एक ऐसा लोकेशन है जहां पे बहुत सारे वेब पेज को रखा जाता है। हर वेब पेज में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होता है। वेब पेज को ओपन करने के लिए हम एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेब ब्राउजर। एग्जाम्पल में हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से हमारे पॉपुलर वेब ब्राउजर हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी। इस सब के मदद से हम वेबसाइट को सर्च करते हैं।
पहला वेबसाइट 6 अगस्त 1991 को बनाया गया था, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। आपको इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है CERN। इंडिया में पहली बार जो वेबसाइट बनी थी उसका नाम है rediff.com और इसको 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम बात करेंगे सर्च इंजन के बारे में। इंफॉर्मेशन के बिना इंटरनेट कुछ नहीं है। सर्च इंजन एक प्रोग्राम है या यह बोल सकते हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस में से यूजर जो इंफॉर्मेशन या सवाल इंटरनेट पे सर्च करता है उसके संबंधित जो इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को मिलता है उसको वह सर्च रिजल्ट पेज में दिखाता है। कोई भी सवाल अगर हम पूछते हैं गूगल से तो वह सवाल गूगल वर्ल्ड वाइड वेब में सर्च करता है। इंटरनेट में जो भी सर्च किया जाता है उसको ढूंढने का काम सर्च इंजन का होता है। आपके सामने कुछ पॉपुलर सर्च इंजन का इमेज दिखाई दे रहा होगा, गूगल, याहू, आस्क। ये हमारे कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट हैं उनमें आपके पूछे गए सवाल को सर्च करता है। जहां जहां यह सवाल मैच होता है उन वेबसाइट का नाम आपको सर्च रिजल्ट के पहले पेज में दिखाई देता है। उसके बाद कोई भी लिंक पर आप क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। जो सवाल आप इंटरनेट से पूछते हैं इंटरनेट की भाषा में उसे कीवर्ड कहा जाता है। यह इंफॉर्मेशन वेब पेज के रूप में भी मिल सकते हैं, इमेज भी हो सकता है और अदर टाइप ऑफ फाइल भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि सर्वर क्या है। सर्वर के बारे में तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, खास करके स्टूडेंट लोगों ने। जब भी कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के लिए जब वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो वह वेब सर्वर के ऊपर पड़ रहे ज्यादा लोड की वजह से नहीं खुल पाता है। जब भी कोई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट निकलती है तो लाखों नौजवान एक साथ फॉर्म भरते हैं और इसी वजह से उनके वेबसाइट के सर्वर पर जहां वेबसाइट का डेटा स्टोर हो रहा है वहां ज्यादा लोड पड़ने की वजह से साइट नहीं खुल पाता है। आपने कई बार बैंकों में भी यह सुना होगा कि आज सर्वर फेल है, इस कारण कोई काम नहीं हो पाएगा। इंटरनेट की दुनिया में हम अलग अलग तरह की जानकारियों से घिरे हुए हैं और वह सभी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए और यह काम कोई एक इंसान नहीं कर सकता। इसलिए यह काम एक मशीन करता है जिसमें सर्वर का प्रोग्राम लोड किया जाता है। सर्वर एक तरह से कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर और यूजर को सेवा प्रदान करता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जिसे कंप्यूटर में लोड किया जाता है ताकि वह दूसरे कंप्यूटर को डेटा और इंफॉर्मेशन भेज सके। सर्वर का काम है इंटरनेट के यूजर को सेवा देना, यानी कि यूजर जो भी जानकारी चाहता है
वह मिल जाए उसे। जैसे हम YouTube में वीडियो देखते हैं या कोई इंफॉर्मेशन हमें अपने डिवाइस के वेब ब्राउजर में जाकर सर्च करते हैं तो हमें जो भी रिजल्ट अपने डिवाइस पर देखने को मिलता है वह वेबसाइट या चैनल का डेटा कहीं ना कहीं पर स्टोर रहता है, जो सर्वर हमारे रिक्वेस्ट भेजने पर हमें प्रदान करता है। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, जहां से हम जो चाहे जितना चाहे उतना डेटा हासिल कर सकते हैं। तो गूगल हमें यह सभी डेटा अलग अलग वेबसाइट के सर्वर से लाकर हम तक पहुंचाता है। अब हम जानते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट हम किसे कहते हैं? क्लाइंट किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं। क्लाइंट एक कंप्यूटर या फिर प्रोग्राम की मदद से दूसरे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि सर्वर से जुड़े हैं उनको सिग्नल भेजने का काम करता है। उदाहरण के तौर पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेब ब्राउजर भी एक तरह का क्लाइंट ही होता है जो कि वेब सर्वर से जुड़ा होता है और वह वेब पेज आदि दिखाने का काम करता है। ईमेल क्लाइंट जो होता है वह भी ईमेल को मेल सर्वर से लेता है। जिन जिन साइटों पर हम ऑनलाइन चैट करते हैं वह भी काफी तरह के क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम आदि भी क्लाइंट की मदद से काफी कंप्यूटरों पर चलाए जाते हैं। क्लाइंट भी क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक अंग है जिसका हम आज भी काफी इस्तेमाल करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए। नेटवर्क रिसोर्स कोई भी फाइल हो सकता है जैसे कि वेब पेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स या प्रोग्राम। URL दो कंपोनेंट से बनता है, पहला प्रोटोकॉल और दूसरा रिसोर्स। आपके सामने एक URL दिया हुआ है और इस URL में प्रोटोकॉल जो होगा वो कहलाएगा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी लिंक में रिसोर्स जो कहलाएगा वो कहलाएगा VF पटना। रिसोर्स को हम डोमेन के नाम से भी जानते हैं। एक डोमेन ही आपके वेबसाइट का नाम बताता है, जैसे इसमें हमारे वेबसाइट का नाम हो गया VF पटना। इसके जरिए ही लोग वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। यह वेबसाइट की पहचान है। लेटर और नंबर से ही वेबसाइट का नाम लिखा जाता है। डोमेन नेम का इस्तेमाल एक या एक से अधिक IP एड्रेस की पहचान करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर ब्लॉग वेबसाइट के अंत में एक नाम जुड़ा रहता है, जैसे कि .net, .com, .in, .org। यह सभी टॉप लेवल डोमेन को दर्शाते हैं। चलिए हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा .gov गवर्नमेंट एजेंसी को दर्शाता है, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दर्शाता है, .org ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट को दर्शाता है,
.mil मिलिट्री को दर्शाता है, .com कमर्शियल बिजनेस को दर्शाता है, .net ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, .in यह इंडिया को दर्शाता है, .ca यह कनाडा। इस तरह बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टाइप। कितने प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? आमतौर पर 4 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं: पैन, लैन, मैन, वैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। सबसे पहला जो हमारा आता है वो हमारा नेटवर्क होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क असल में ऐसा नेटवर्क होता है जो कनेक्टेड डिवाइस से बना हुआ होता है, वहीं इसे केवल एक ही पर्सन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह अलाउ करता है डिवाइस को, जैसे कि कंप्यूटर, टैबलेट्स, स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। एक पैन अपने में काफी सारे डिफरेंट कनेक्शन को शामिल किया होता है, जिसमें आते हैं ईथरनेट, वाईफाई और ब्लूटूथ। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर शायद कनेक्ट हो सकता है पर्सनल राउटर के साथ और एक टैबलेट कनेक्ट हो सकता है वाईफाई के साथ। एक स्मार्टफोन कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के साथ वाईफाई और स्मार्टफोन ब्लूटूथ के साथ। स्मार्टफोन थ्रेडिंग एक कॉमन टाइप की पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जिसमें एक लैपटॉप या कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट होता है इंटरनेट के जरिए, वह भी एक स्मार्टफोन की कॉलर डेटा कनेक्शन के साथ। अगर आपका मोबाइल प्लान इसे अलाउ करे तब आप अपने स्मार्टफोन को सेटअप कर सकते हैं एक मोबाइल हॉटस्पॉट या पर्सनल हॉटस्पॉट के तौर पर, जो कि इसे बना देती है एक वायरलेस राउटर की तरह काम करने के लिए जब वह इंटरनेट के साथ जुड़ी होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का रेंज 30 फीट तक होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की डिजाइन को लिमिट किया गया होता है एक सिंगल यूजर के लिए, इसलिए इन्हें अक्सर सिक्योर किया जाता है ऑटोमेटिक, जिसमें केवल ऑथराइज्ड डिवाइस की कनेक्शन को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगला नेटवर्क है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन। यह नेटवर्क आपको हर जगह मिलेगा, जैसे ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स शेयरिंग, डेटा स्टोरेज, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए इस नेटवर्क को यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए कुछ ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है, बस हब, स्विच, नेटवर्क एडेप्टर, राउटर और ईथरनेट केबल की जरूरत पड़ती है। सबसे छोटा लैन केवल 2 कंप्यूटर से बन सकता है। एक लैन में हम 1000 कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। ज्यादातर लैन को वायर कनेक्शन में उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल यह वायरलेस में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस नेटवर्क की खासियत है इसकी स्पीड, कम खर्च और सिक्योरिटी। इसमें ईथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑफिस में इसको डॉक्यूमेंट शेयरिंग और प्रिंटिंग के लिए यह नेटवर्क खास है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग में होता क्या है, एक सेंट्रल सर्वर रहता है जहां पे सारे फाइल को रखा जाता है, जिससे कोई एम्प्लॉय फाइल को एक्सेस कर सकता है बिना वहां जाए। अगर किसी को प्रिंट भी करना है, वह सेंट्रल प्रिंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट कर सकता है। यह लैन का फायदा है।
इसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस है तो उसे वायरलेस लैन बोलते हैं। अगला नेटवर्क टाइप है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क है। एक शहर में जितने भी छोटे बड़े कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस के नेटवर्क को जोड़ के यह रखता है। लैन से भी बड़ा नेटवर्क है मैन 10 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक का रेंज कवर करता है। बहुत सारे लैन को आपस में कनेक्ट करके बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के नेटवर्क अगर एक कॉलेज कैंपस में इस्तेमाल होने लगे तो उसे कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केबल टीवी नेटवर्क। लैंड टू लैंड कनेक्ट करने के लिए मैन का इस्तेमाल होता है। कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना मैन बनाता है जिसके जरिए वह अपने अलग अलग ब्रांच को कनेक्ट कर सकता है। लैंड और मैन के बाद जो नेटवर्क आता है वह नेटवर्क है वाइल्ड एरिया नेटवर्क वैन। वैसे तो यह सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखता है। इसको वैन भी बोला जाता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क की खासियत है यह डेटा रेट कम है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट। वैन दो तरह के होते हैं, इंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन। वाइल्ड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होने वाले कंप्यूटर ज्यादातर पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टेलीफोन लाइन और सैटेलाइट। वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। वैसे तो बहुत सारे वाइल्ड एरिया नेटवर्क हैं जैसे पब्लिक पैकेट नेटवर्क, लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क और आखिर में एयरलाइंस नेटवर्क। वैन के जरिए नेटवर्क की सुविधा देने वाली कंपनी को नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। इनको इंटरनेट का कोर बोला जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।